बिहार बोलता है मैं सर्वाधिक गरीब का स्थान नहीं छोड़ूंगा, और केरल बोलता है मैं न्यूनतम गरीब का स्थान नहीं छोड़ूंगा। 2011 की जनगणना को भी एक बार देख लेना। अभी वर्तमान में जनगणना चल रही है, अभी ये 6 दिसंबर में जो जनगणना आयुक्त थे हमारे, ठीक है, जनगणना आयुक्त थे मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो अभी 2024 दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उनके कार्यकाल को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण जो हमारे जनगणना आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब जनगणना का काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो जनगणना हमारी हो जाएगी। जनगणना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो ही गया है हमारा, ठीक है। कुछ और अतिरिक्त जैसे जनगणना कौन से सूची का विषय है, बताइए कौन से सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन से सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में, ठीक है, 1872 में पहली बार जनगणना हुई, और मेयो जो थे वो पहली बार हमारे यहाँ। दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारी जो सीरीज़ चल रही इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि हाल ही में जो 2025 में आपका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो उसका आज दूसरा वीडियो है, और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताया गया है आज के इकोनॉमिक सर्वे में। और आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन हमको पता कैसे चलती है, कैसे पता चलती है हमको पॉपुलेशन पता चलती है जब देश में सेंसस होता है या जनगणना होती है, ठीक है। क्या हमारे देश में जनगणना अभी चल रही है? नहीं, हमारे देश में जनगणना लास्ट टाइम हुई थी 2011 में। 2011 में लास्ट टाइम हमारे यहाँ जनगणना हुई थी, और अगली जनगणना होने का समय था 2021। लेकिन ये वो समय हो गया जब हमारे देश में पहले तो कोविड का टाइम आ गया, ठीक है, फिर सामने इलेक्शन आ गए, ठीक है, उसके बाद डिलिमिटेशन भी कंप्लीट कराना था हमको, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमारे यहाँ 1972 के बाद, ठीक है, परिसीमन 1972 के बाद एक बार और हुआ 2002 में, लेकिन 1972 में जो परिसीमन किया गया था उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या में हमने वृद्धि की थी, और उसको 552 तक लेके गए थे, ठीक है, जिसमें अभी 545 सीटों में चुनाव होता है। 2 सीटें उसमें और कम हो गई है एंग्लो इंडियन की, ठीक है। तो लगभग 543 सीटों में हम लोकसभा चुनाव कंडक्ट कराते हैं। उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 60 करोड़ के समथिंग थी, 55 करोड़ 60 करोड़ के समथिंग थी। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ पार कर चुकी है। 145 करोड़ लोग मिलके भारत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमारी सीटों की संख्या वही है, ठीक है। और एक लोकसभा सीटों में लगभग 30 लाख लोग हैं, ठीक है। तो जो अगर इतनी बड़ी संख्या में एक ही प्रतिनिधि रहेगा किसी लोकसभा क्षेत्र का, तो उसके लिए समस्या ज़्यादा होगी। विभिन्न कारण हैं जिसके कारण हमारे देश में जनगणना नहीं टली, परिसीमन टलता गया। लेकिन जो वर्तमान डेट हम डिसाइड करके रखे थे 2026, उस समय तक हमको परिसीमन को निपटाना है, परिसीमन को कंप्लीट करना है। उसके लिए आवश्यक है कि जनगणना को किया जाए, ठीक है। और इसी कारण, ठीक है, हम जनगणना करने का प्रयास किए, लेकिन हम देखें कि कोविड आ गया और जनगणना की अवधि क्या हो गई, आगे बढ़ गई। ये उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक सर्वे करवाई है, ठीक है, किसका? पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसके सहायता से हमको क्या पता चला है? पॉपुलेशन। और ये सर्वे कब तक के लिए है? 1 मार्च 2024 तक के लिए। 1 मार्च 2024 तक की स्थिति को इस सर्वे में बताया गया है। ये पहला सर्वे है जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों को कवर किया गया है। पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट कवर हैं इस पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह होगा
कि मैं वो जो पॉपुलेशन या जनसंख्या का जो भी डाटा है उसका क्रक्स आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। इसको एग्ज़ाम में अवश्य पढ़ के जाएं, ठीक है। अब ये जो सर्वे कराया गया है इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3,05,24,000 हो चुकी है। 3,05,24,000, ठीक है। तो अब हमको 2,55,45,000, 198 ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या याद करना है? आप 3,05,24,000 कितनी हो गई आपकी जनसंख्या हो गई। और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देखो वही 3,05,00,000 है ना, 24,000 हो गई है, 3.05 करोड़ हो गई है। पुरुष जनसंख्या आधी आधी है, पुरुष जनसंख्या देख लो 1.53 करोड़ हो गई है और महिला जनसंख्या 1.52 करोड़ हो गई है, ठीक है। लगभग 1 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, 1 लाख का डिफरेंस है। अनुसूचित जाति, ये 3 करोड़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कितने रहते हैं? 42,27,000। 42,27,000 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं और कुल जनसंख्या का 90,51,000 या 90.51 करोड़ लाख पॉपुलेशन किसकी है? अनुसूचित जनजाति की है, अनुसूचित जनजाति के। तो एससी हमारे यहाँ 42.27 लाख रहते हैं और एसटी हमारे यहाँ 90.51 लाख रहते हैं, ठीक है। महिला पुरुषों की संख्या आप इस चार्ट से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखिए, अब इस पिछले स्लाइड में हम देखें कि भाई हमारे यहाँ 3,05,24,000 टोटल पॉपुलेशन है हमारे राज्य की। अब इसमें हमको देखना है, अब इसमें देखिए हम शेड्यूल कास्ट के कितने लोग रहते हैं और उसके बाद देखिए शेड्यूल ट्राइब के कितने लोग रहते हैं। अब हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ कौन से जिले में पाई जाती है। तो पहला तो ठीक है, समझ में आता है, रायपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? रायपुर में। लगभग 27 लाख पॉपुलेशन रायपुर में निवास करती है। लेकिन ये आंकड़े हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्रम इंपॉर्टेंट है। रायपुर में सब सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद दूसरे नंबर में आ जाता है बिलासपुर। बिलासपुर में लगभग 21 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है बिलासपुर जिले में। उसके बाद तीसरा नंबर आता है दुर्ग का। दुर्ग में लगभग 19 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है। उसके बाद आता है चौथे नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पे? बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में लगभग 15 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है। और उसके बाद नंबर आता है पांचवें नंबर में कोरबा का, ठीक है। तो रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके बाद दुर्ग हो गया, बलौदाबाजार हो गया, उसके बाद किसका नंबर आता है? कोरबा का। तो आपसे क्रम पूछ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले को क्रमवार व्यवस्थित करिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या क्या है? नारायणपुर में, फिर सुकमा में। लगभग 1.6 लाख की पॉपुलेशन कहाँ है? 1.6 लाख की पॉपुलेशन कहाँ है? नारायणपुर में। और लगभग 1.5 लाख की पॉपुलेशन कहाँ है? सुकमा में है, ठीक है। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? तो नारायणपुर में रहती है। उसके बाद सर्वाधिक कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? सुकमा में रहती है, ठीक है। याद रहेगा, सबसे कम पॉपुलेशन नारायणपुर और उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? सुकमा में रहती है, ठीक है। 1.5 और 1.6 है, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ एससी की पॉपुलेशन देखे थे कि 42.27, ठीक है, 42.27, 42,27,000 शेड्यूल कास्ट के लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अब हमको देखना है ये जो 42,27,000 42,27,000 की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? रायपुर में। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? बिलासपुर में। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? बलौदाबाजार में, ठीक है। ये बट ऑब्वियस है, रायपुर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा सामान्य तौर पे रायपुर में ही रहेंगे शेड्यूल कास्ट के लोग। उसके बाद बिलासपुर इतना बड़ा जिला है तो बिलासपुर। तीसरे नंबर में आता है बलौदाबाजार होता है, ठीक है, बलौदाबाजार हो गया। सबसे कम पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की कहाँ रहती है? सुकमा में रहती है। लगभग 1616 लोग सुकमा शेड्यूल कास्ट के सुकमा में रहते हैं। और नारायणपुर में लगभग 6,000, ये 59 समथिंग है,
59 समथिंग, इसको ध्यान रखिएगा। 6000 पॉपुलेशन नारायणपुर में रहती है। तो शेड्यूल कास्ट में के बारे में हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 42,27,000 के समथिंग है। शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रायपुर में निवास करती है, उसके बाद बिलासपुर में निवास करती है, उसके बाद बलौदा बाजार में निवास करती है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है शेड्यूल कास्ट की? सुकमा में। और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन जो सबसे लीस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पॉपुलेशन रहती है वो है सुकमा। उसके बाद नंबर आता है नारायणपुर का। लगभग 6000 शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग कहाँ रहते हैं? इन जिलों में निवास करते हैं। अब शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो हम देखें कि लगभग 90.51 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। 90,51,000, ठीक है, 90,51,000 जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? शेड्यूल ट्राइब के छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो कौन सा वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब रहती है? तो पहला हो गया हमारा बस्तर, दूसरा हो गया हमारा जसपुर, तीसरा हो गया हमारा कोरबा और चौथा हो गया सरगुजा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहती है? बस्तर नीचे, उसके बाद जसपुर ऊपर, उसके बाद कोरबा, उसके बाद सरगुजा। कोरबा और सरगुजा। सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो पहला हो गया बेमेतरा। बेमेतरा में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। उसके बाद सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या खैरागढ़, छुई खदान और गंडई में निवास करती है। ठीक है, तो क्या देखें हम, शेड्यूल ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 90,51,000। 90,51,000। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब के लोग कहाँ निवास करते हैं? बस्तर में। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? जसपुर में। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? कोरबा में। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा में। ठीक है, लेकिन न्यूनतम की बात किया जाए तो सबसे कम शेड्यूल ट्राइब के लोग निवास करते हैं बेमेतरा में। सबसे कम शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहती है? बेमेतरा में। उसके बाद सबसे कम ट्राइब कहाँ रहती है, मतलब उससे ज़्यादा दूसरे नंबर में सबसे कम कहाँ रहती है? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। ठीक है, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात का क्या मतलब होता है? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? हर 1000 मेल में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं या वुमेन हैं? महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो से डिनोट करते हैं। 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो औसतन छत्तीसगढ़ में कितना लिंगानुपात आता है? सभी को समाहित करने के बाद 992। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो है वो है 992। छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? 992। पहले हम 991 पढ़ते थे। ठीक है, तो अब क्या है? 992 है। लेकिन अनुसूचित जाति का जो सेक्स रेशियो है या लिंगानुपात है वो है 995। ठीक है, 995, 995 है अनुसूचित जाति का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 1026। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 1026 है। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 1026। तो सबसे, वैसे भी ट्राइब्स जब आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है महिलाओं की स्थिति ट्राइब में बहुत अच्छी है। इसी वो स्थिति आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगी। 1026, किसी में देखो 995 है, कहीं क्या है 992, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में 1026, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब 1000 पुरुषों में 1026 महिलाएं हैं। ठीक है, अब लिंगानुपात के बारे में बोला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात, औसतन लिंगानुपात कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में? 992। कितना लिंगानुपात है? 992 लिंगानुपात है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात जिस जिले में पाया जाता है उसका नाम है कोंडागांव, 1048 है। कोंडागांव में का लिंगानुपात कितना है? 1048। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? कोंडागांव में। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? बालोद में। उसके बाद सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? बालोद में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा में, 1027। और उसके बाद सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? बस्तर में। तो कोंडागांव में है हमारा लिंगानुपात 1048, बालोद में हमारा लिंगानुपात है 1028, और दंतेवाड़ा में हमारा लिंगानुपात है 1027, और बस्तर में हमारा लिंगानुपात है 1025। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाएगा?
964 है जो जांजगीर चांपा में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाएगा? 1064। मुंगेली में 966 है, ये भी न्यूनतम है। बिलासपुर का लिंगानुपात देख लीजिए 967 है। ठीक है, तो 964, 966, 967, 64, 66, 67 सबसे पहला जांजगीर चांपा में है, मुंगेली में है और बिलासपुर में है। हमारी बिलासपुर संभाग की स्थिति लिंगानुपात में बहुत दयनीय है, इसके बारे में हमको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या हो गया हमारा? न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात और एससी का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? शेड्यूल कास्ट का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 995। शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात कितना बताया गया है? 995, जो कि औसतन है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? 1054 लिंगानुपात पाया जाता है बस्तर में। राजनांदगांव में 1049 है एससी का लिंगानुपात और बालोद में 1027 है। हमको ये समझना पड़ेगा, जहां जनसंख्या थोड़ी औसत में रहेगी, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वहां लिंगानुपात थोड़ा मॉडरेट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, जहां अत्यधिक कम है पॉपुलेशन वहां भी लिंगानुपात में दिक्कत देखने को मिलेगा आपको, और जहां थोड़ा ज़्यादा है वहां भी लिंगानुपात में आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। एससी का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? सुकमा में। ठीक है, आपको पता है एससी की जनसंख्या सबसे कम कहाँ निवास करती है? नारायणपुर में। उसके बाद कहाँ है? सुकमा में 6000। तो देखो सबसे कम है, 753 है सुकमा का लिंगानुपात। बीजापुर का 916, बीजापुर का लिंगानुपात कितना है? 916 और नारायणपुर का 950। लिंगानुपात कितना है? 950। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक। एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? एसटी का लिंगानुपात कितना है? 1026। एसटी का लिंगानुपात कितना है बच्चों? 1026। औसत लिंगानुपात पूरे छत्तीसगढ़ में एसटी का कितना है? 1026। एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 90.51 लाख। 90.51 लाख, 90,51,000 की पॉपुलेशन है किसकी? एसटी की। 90,51,000 की पॉपुलेशन किसकी है? एसटी की। ठीक है, तो एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? दंतेवाड़ा में 1075। कोंडागांव में उसके बाद 1069। ठीक है, और मोहला मानपुर चौकी में 1051। मतलब सबसे सर्वाधिक एसटी का लिंगानुपात कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात की कहाँ है? 965। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? जांजगीर चांपा में 965। तो भैया जांजगीर चांपा आप एससी में भी न्यूनतम हो, एसटी में भी न्यूनतम हो। ठीक है, तो आपके साथ थोड़ा समस्याएं ज़्यादा है। तो जो जांजगीर चांपा के मेरे भाई देख रहे हैं मेरे को, भैया इसमें तो इस दिशा में थोड़ा काम करिए। ठीक है, जांजगीर चांपा है 965। ठीक है, दुर्ग है और कोरिया है। ठीक है, अब ये देखो इसको। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? वर्क फोर्स, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत। सबसे पहले कार्यशील जनसंख्या या वर्क फोर्स पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जो वर्क करने के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसे लोगों को छोड़कर जो काम करना ही नहीं चाहते, ऐसे वर्कफोर्स पॉपुलेशन के अंदर 15 साल से लेकर 59 साल तक के लोग को शामिल किया जाता है। 15 साल से लेकर 59 साल के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 15 साल से लेकर 59 साल के लोगों को क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो कुल कार्यशील जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कुल पॉपुलेशन का कितना है? 48.72%। छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी है? 3,05,24,000। 3,05,24,000 जो कुल जनसंख्या है, उसमें हमारी वर्क फोर्स कितना है? हमारे पास 48.72% वर्क फोर्स है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ठीक है, तो मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जो है युवा है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या है हमारे पास। ना तो 15 साल से कम के बच्चों को काम कराओगे, ना तो 59 ईयर्स से अधिक के बच्चों को कार्यशील में जीनोगे लोगों को। लेकिन मेल की जो कार्यशील जनसंख्या है वो है 57.97% और महिलाओं की, फीमेल की जो कार्यशील पॉपुलेशन है
वो है 39.40। उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टेट द नंबर इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है 39.40 अदर राज्यों की अपेक्षा में। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी कार्यशील जनसंख्या हो, जितना उसमें कंट्रीब्यूशन पुरुषों का हो, उससे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने इस रेशियो को प्राप्त करने के लिए लगभग 1000, 2000, 3000 पता नहीं कितने सालों की लड़ाई लड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रिलीज किया गया है। अब ये किससे लिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, और इकोनॉमिक सर्वे में दिया है तो कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो 48.72% हमारी वर्क फोर्स है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की, जिसमें मेल वर्क फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 57.97% है, और फीमेल वर्क फोर्स की बात करूं तो 39.40 है। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले किसको बोलते हैं? आकांक्षी जिले वो जिले होते हैं जिन पर बुनियादी सेवाओं का लाभ बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे पूरे देश से, पूरे भारत से 112 आकांक्षी जिलों को आइडेंटिफाई किया गया, और वर्ष 2018 में ये प्लान किया गया कि भाई ऐसे जिले, ठीक है, पहले हम क्या करते थे? स्टेट को आइडेंटिफाई करते थे। अब इसमें स्टेट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, सीधे हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और पूरे देश के 112 ऐसे जिले जहां बुनियादी सेवाओं का विकास सही तरीके से नहीं हो गया है, उनको चिन्हित किया गया और वहां विकास करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो वो जो आकांक्षी जिलों की जो योजना चलाई गई, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 10 जिलों को शामिल कर लिया हम। ठीक है, 10 जिलों को, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो देखो, प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2018 में। उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है, देश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला को विकास करना। ठीक है, पैरामीटर क्या थे? कार्य की जगह पैरामीटर होना चाहिए। किन किन दिशा में काम किया जाना था? इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण में काम करेंगे। ठीक है, आकांक्षी जिलों में जैसे बिलासपुर उसका हिस्सा नहीं है, मान के चलो बस्तर आकांक्षी जिलों का भाग है। ठीक है, तो बस्तर आकांक्षी जिलों का भाग है, तो उसमें क्या क्या विकास करोगे? तो स्वास्थ्य एवं पोषण की दिशा में काम किया जाएगा। उसके बाद कृषि एवं जल संसाधन की दिशा में काम किया जाएगा। स्वास्थ्य और पोषण हो गया। उसके बाद कृषि एवं जल संसाधन, खाने की व्यवस्था हो गई। उसके बाद शिक्षा और वित्तीय समावेशन की दिशा में काम किया जाएगा। वित्तीय समावेशन, ठीक है, मतलब वित्तीय समावेशन होते जाएगा तो उससे फायदा ये होता है कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी कैसे हटेगी। अगर हम बात करना चाहते हैं तो अगर हमारे देश में वित्तीय समावेशन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, तो भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म होते जाएगा। जैसे शिक्षा हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया। कौशल विकास एक ऐसा विषय है, क्योंकि भाई पूरी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका मैक्स टू मैक्स 2.53% ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देना तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ही। ठीक है, लेकिन हमारे स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है सभी को सरकारी नौकरी दिया जा सके, ऐसा संभव है नहीं। ठीक है, तो जो व्यक्ति, जो लोग जो कि मैक्सिमम हैं, जो कि बहुमत में हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, कौशल विकास का काम कर सकते हैं। ठीक है, बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान दिया जाएगा जितने आकांक्षी जिले हैं। कृषि एवं जल संसाधन पर काम किया जाएगा। शिक्षा, वित्तीय सहायता समावेशन पे काम किया जाएगा। कौशल विकास और बुनियादी अधोसंरचना में काम किया जाएगा। आकांक्षी जिला, ठीक है। अब इसमें देखना है, आकांक्षी जिला में देखो, इसमें हम 112 जिले और 500 विकास खंड को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और इस कार्यक्रम में 5 क्षेत्रों में 49 सूचकांकों के आधार पर बनाया जाएगा। 49 सूचकांक निर्धारित किए गए हैं, मतलब जो पैरामीटर बताया जाएगा कि सर्वाधिक पिछड़े आकांक्षी जिले कौन से हैं, वर्तमान में देश में, राज्य में कितने आकांक्षी जिले हैं, उनका क्या है, स्वास्थ्य में उनका क्या है, कृषि सिंचाई परियोजना में उनका क्या है, शिक्षा में उनका क्या स्थान है, ठीक है, वित्तीय समावेशन में उनका क्या भूमिका है या क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो ऐसा करके हम काम करें। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 10, अच्छा ये देख लो, छत्तीसगढ़ को छोड़ दो, सर्वाधिक आकांक्षी जिलों वाले राज्य लिखा है। सर्वाधिक आकांक्षी जिलों वाले, सबसे ज़्यादा राज्य जो आकांक्षी जिलों में शामिल है वो है झारखंड, 19 जिलों को लेके। बिहार
13 जिलों को लेके, और हमारा छत्तीसगढ़ 10 जिलों को लेके। 10 जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो शामिल है। याद करना बहुत आसान है, इसको याद कर लो। बस्तर के 7 जिले हैं, उसके ऊपर आओगे तो 3 है, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा। ये 3 जिले हैं जो किसमें शामिल हैं, आकांक्षी जिलों में शामिल है। तो बस्तर के 7 और 3 टोटल कितने हो गए, 10। आइए देखते हैं, ये मैप के सिस्टम से आपको समझाया गया है। ये देखो 10 आकांक्षी जिले हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये देख रहे हो बस्तर के 7 जिलों को हम क्या कर दिए, इसमें शामिल कर दिए हैं। ये 8वां जिला क्या हो गया, राजनांदगांव हो गया, ठीक है। 9वां जिला क्या हो गया आपका, महासमुंद हो गया 9वां जिला। और 10वां जिला आपका क्या हो गया, 10वां जिला आपका कोरबा हो गया, ठीक है। तो ये 10 जिले हैं जो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगली बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आकांक्षी विकासखंड ब्लॉक रैंकिंग, ठीक है। भारत के कुल 500, वही चीज जो अपन बात कर रहे थे, भारत के कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 20 विकासखंड है। मतलब 10 जिले हैं और 20 क्या है, विकास खंड को हमने शामिल किया है। और देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 112 जिले हैं और 500 विकास खंड है। तो भैया इसको याद ही कर लेना। कितने आकांक्षी जिले हैं भारत में, तो 112। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो 10। कितने विकास खंड है, 500। तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 20। छत्तीसगढ़ के इन 20 विकास खंडों में जो नारायणपुर का विकास है, रैंकिंग जो आई है उसमें नारायणपुर टॉप में है। और सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे का जो जिला है वो है, विकास खंड है, वो है कोयलीबेड़ा, ठीक है। कोयलीबेड़ा विकास खंड का है, कांकेर में। कहाँ है, कांकेर। कोयलीबेड़ा विकास खंड का है, कांकेर में। तो आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग आई है विकास खंडों की, उसमें कोयलीबेड़ा विकास खंड जो है वो सबसे नीचे है, और नारायणपुर का जो विकास खंड है वो सबसे ऊपर है। नारायणपुर का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर ये जो पॉपुलेशन का जो सर्वे दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक, ठीक है, किसके आधार पर प्रकाशित किया गया है। देखो पहले क्या होता था, जब हमारे देश में योजना आयोग काम करता था, योजना आयोग काम करता था हमारे देश में, तो योजना आयोग के समय हमारे यहाँ 2 संस्था होती थी, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये NSSO क्या करता था, कलेक्शन डाटा का कलेक्शन करने का काम करता था, और इसके डाटा के आधार पे CSO क्या करता था, राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता था। ये क्या करता था, गरीबी से संबंधित आंकड़े, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, जितने आंकड़े थे यही कैलकुलेट करके बताता था NSSO। लेकिन बाद में इन दोनों को ऐड करके क्या बना दिया गया है, NSO, ठीक है। तो वर्तमान में जो सर्वे आया है उसमें बोला गया है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का आया 2019 से 21 के बीच का, जो NFHS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसके आधार पे ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, पुअर्टी कहाँ है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी कहाँ है, ठीक है। तो जारी कौन किया, नीति आयोग जारी किया। योजना आयोग की जगह क्या काम करता है, नीति आयोग काम कर रहा है, ठीक है। कौन सा संस्करण है, ये दूसरा संस्करण है। आधार क्या है, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 5वें नंबर का, वो जो आंकड़े प्रस्तुत किया है उसी के आधार पे ये रैंकिंग डिसाइड की गई है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स बोला गया है, मल्टी डायमेंशनल MPI पुअर्टी इंडेक्स, ठीक है, MPI। इसमें बताया गया है कि गरीबी से मुक्त कितने लोग हुए हैं, लगभग 13.5 करोड़ लोग, 13,50,00,000 या उससे ज़्यादा लोग क्या हुए हैं, गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, ठीक है। गरीबी जनसंख्या में गिरावट कितनी देखने को मिली है, 9.89%, लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है किसमें, गरीबी में, ठीक है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, और 10% या 9.89% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। गरीब जनसंख्या क्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन की गरीब जनसंख्या कितनी है अभी, 14.96%, ठीक है, 14.96%, ठीक है। अब ये जो आंकड़े हैं
उसमें क्या आधार बनाया गया है? स्वास्थ्य को, शिक्षा को और जीवन प्रत्याशा को या जीवन स्तर को। ठीक है, स्वास्थ्य को आधार बनाया गया, शिक्षा को और जीवन प्रत्याशा को। सर्वाधिक गरीब राज्य किसको बनाया गया है? बिहार। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। और न्यूनतम गरीब राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, तो सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। और न्यूनतम गरीब राज्य केरल। दोनों अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बिहार बोलता है मैं सर्वाधिक गरीब का स्थान नहीं छोड़ूंगा और केरल बोलता है मैं न्यूनतम गरीब का स्थान नहीं छोड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में गरीबी में कौन से स्थान पे है? 8वां स्थान पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गरीबी का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीब जिला कौन सा है? बीजापुर। बीजापुर सबसे ज्यादा गरीब जिला है। और न्यूनतम गरीब जिला कौन सा है? दुर्ग। भाई साहब, दुर्ग में भाई जानते हो आप माल दाल पार्टियां रहती है, तो सबसे गरीब जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? बीजापुर को बताया गया है। और सबसे कम गरीब, न्यूनतम गरीबी वाले जिले कौन से हैं? दुर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ खत्म हो चुका है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का पॉपुलेशन चैप्टर है। सेंसेक्स को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे बहुत सारा पूछता है। और 2011 की जनगणना को भी एक बार देख लेना। अभी वर्तमान में जनगणना चल रही है, अभी ये 6 दिसंबर में जो जनगणना आयुक्त थे हमारे, ठीक है, जनगणना आयुक्त थे मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो अभी 2024 दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उनके कार्यकाल को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण जो हमारे जनगणना आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जनगणना का काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो जनगणना हमारी हो जाएगी। जनगणना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो ही गया है हमारा। ठीक है, कुछ और अतिरिक्त जैसे जनगणना कौन से सूची का विषय है? बताइए कौन से सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन से सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। ठीक है, 1872 में पहली बार जनगणना हुई। और मेयो जो थे वो पहली बार हमारे यहाँ जनगणना कराए। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे जनगणना 1881 में हुई। ठीक है, 1881 में रिप्पन को क्रेडिट दिया जाता है। वैज्ञानिक का मतलब ये है कि जो 10 वर्षों में जो पॉपुलेशन बनाई जाती है ना, पॉपुलेशन की जाती है, उसको बोलते हैं अपन वैज्ञानिक आधार पे जनगणना हुई, तो वो रिप्पन को क्रेडिट जाता है उसका। वैसे देखा जाए तो 1872 में पहली बार मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई थी। ठीक है, और जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े अगर आपको याद रखना है तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और जो सेंसेक्स बोलते हैं इसको, सेंसेक्स एक्ट जो पास हुआ, जनगणना अधिनियम जो बनाया गया संसद से कि भाई 10 साल में हम करेंगे, इसको कंटिन्यू किया गया, वो पास हुआ जनगणना एक्ट 1948 को। ठीक है, 1948 को पास हुआ। और 1948 से 1951 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जनगणना हुई। 51 से 62 ये कंटिन्यू चले आ रहा है। 2011 तक हम प्रॉपर जनगणना कराए हैं। 2021 से हमारे यहाँ दिक्कत हुआ है। अभी 2024 चल रहा है, 2011 में लास्ट टाइम हुआ था। मतलब कि ये 14 साल हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं जनगणना हुए। ठीक है, अब देखते हैं कब ये जनगणना होती है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बीच में MCQ भी अपन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।